अब थोड़ा ट्रांजिशन करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स में, क्योंकि आप पढ़ते हैं, आपको हमने सुना है। तो वर्ल्ड अफेयर्स में इस टाइम काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। रशिया यूक्रेन ऑलरेडी वॉर पे है, हम इजराइल और ईरान का कि कैसे उन्होंने अटैक्स किए, चाइना ताइवान का चलता रहता है, और बहुत सारे ऐसे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये जो आपने फॉल्ट लाइन की बात की कि हाँ 2-3 फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में, आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, एक जो स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइंस हैं, अगर हम वो एरियाज को समझें हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पे ये इलाके हमेशा मुठभेड़ में, वायलेंस, खून खराबे में पड़े रहे हैं। और अगर मैं मेजर बात करूँ, एक मोटी बात करूँ, तो एक है वेस्टर्न साइड जहाँ पे यूएसए और नेटो उनका अलायंस है, और दूसरी साइड है ईस्टर्न, जिसमें यूरेशिया, रूस शामिल होता है, हमारा भारत भी शामिल होता है, चीन साउथ ईस्ट एशिया तक जाता है। यूरेशिया, आजकल के जो जोग्राफर्स हैं वो बोलते हैं कि यूरेशिया एक्सटेंड्स अप टू फिलीपीन, साउथ ईस्ट एशिया तक, क्योंकि एवरीथिंग की जरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स अवेलेबल, electronic systems available, the weapon systems available, the outreach of the countries. अगर आप वो देखोगे तो उसके अंदर आप अगर एक डायग्राम या आंक बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या ये एरिया ये बात वाकई में सच है, तो आपको सफा उसके आंसर मिल जाते हैं। अभी ये देखें ये जो एरिया है वेस्टर्न का हम देते हैं, सारा मैं कहता हूँ टर्की से देखो, पहली बात तो नेटो कंट्रीज, खास करके कॉमनैलिटी आ जाती है रूस की इधर भी, अलॉन्ग विद यूक्रेन, दोनों साइड में शामिल हो जाता है। फिर टर्की आ जाओ, उससे पहले है अजरबैजान, आर्मेनिया, वो भी लड़ाई के हालात में। टर्की वो अरब देशों के साथ भी चाहता है कि माना जाऊं, और माना जाता है इस्लामिक नेशंस, पर नेटो का मेंबर है। यूनिक, ये जियो स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइंस का नतीजा है। टर्की नेटो का है, पर टर्की सीरिया में अटैक करता है जहां पे अमेरिकन इंटरेस्ट है, अमेरिकन डिप्लॉयमेंट भी है। तो ये इलाके भी मैं शामिल करता हूँ इसमें। ईरान, ये इराक जो भी इजराइल और हमास पैलेस्टीन का हो रहा है, ये आज नहीं हो रहा, 1948 से हो रहा है जब कि स्टेट ऑफ इजराइल बना है। और उससे पहले एक इजराइल देश की मांग थी बहुत समय से, बेल्फोर डिक्लेरेशन ने उसको फॉर्मलाइज करा दिया और 48 में उसका जन्म हो गया। तो ये इलाके सारे रहे हैं। अभी आप देखें येमेन, अब हूतीस का रोल देखो, आपने पहले कभी सुना है कि भाई हूतीस ने भी अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर हमला किया हो? ये जियो स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइंस का नतीजा है। चेंजिंग परसेप्शन एंड चेंजिंग एक्शन ऑफ स्मॉलर पावर्स टू बी एबल टू कॉज एट्रिशन ऑन बिग पावर्स। हमास ने क्या किया? स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, रॉकेट्स कर दिए, और इसराइल की जो आयरन डोम थी जो कि इनविंसिबल गिनी जाती थी, उसको पेनिट्रेट किया, और कितना नुकसान हुआ अभी लड़ाई की हालात है। तो दिस इज वन एरिया। वापस मैं आ जाऊंगा इधर। दूसरी साइड देखो साउथ ईस्ट एशिया, इस समय पहली बात तो देखो इंडो पाकिस्तान फॉल्ट लाइंस में पड़ता है। चाइना तो मैथ्स में बोलेंगे ना डिनोमिनेटर है, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम करना है एक अमेरिका करता है, दूसरा चाइना करता है। सब जगह 14 देशों के साथ उसकी पड़ोसी मुल्क हैं उसके, ओशनिक मेरीटाइम टेरिटरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना की, सब जगह के साथ उसने उनकी ओवर पार करके जो चाहिए था चाहिए, स्वाय भारत के। इसलिए भारत से वो मुठभेड़ में रहना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है। और ये बोला हुआ है कि वियतनाम ने उसको 1979 में बड़ा अच्छा सबक सिखाया हुआ है। मिलिट्री वॉर हारा हुआ है चाइना वहाँ से, वियतनाम से। तो अभी ताइवान का मुद्दा बहुत हॉट मुद्दा है।
चाइना चाहता है वो शामिल हो, वो हमारा हिस्सा है, अमेरिका होने नहीं देगा। नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ मिला हुआ, न्यूक्लियर पावर बना हुआ है। तो मैं ये बोलता हूं कि ये जो है ना, अभी आई कॉल इट न्यूक्लियर वॉल इन द ईस्ट। न्यूक्लियर वॉल कौन सी है? नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड रशिया। So Sea of Japan, East China Sea, South China Sea, and then further east, जापान की लाइन, ताइवान की लाइन में it remains a hotbed. Nuclear threat is there. Nuclear war मैं बोलता हूँ। अगर आप देखें फिर तो these are hotbeds. कभी भी eruption होता है। आप जानते हैं अभी 1.5-2 साल पहले जब पेलोसी गई थी तो उसको वॉर एयरक्राफ्ट्स उनके मेरे उसको शैडो करके लेके गए थे when she landed in Taiwan। और चाइना ने भी उसको काफी किया, उन्होंने काफी उनके इलेक्ट्रॉनिक मेजर करके चाइना को न्यूट्रलाइज किया था एंड शी कुड रीच पीसफुली। और फिर बाद में चाइना ने मैसिव एक्सरसाइज की। तो इट्स अ हॉट बेड। तो जियो स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइन वेरी मच अलाइव इन दिस एरियाज। साउथ चाइना सी में चाइना बोलता है इंडिया को कि अपने ऑयल रिग्स के साथ मत करो, वियतनाम एंड बाकी ये देशों के साथ, ये हमारा है, हम नहीं मानते। सो इट इज जियो स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइन। श्रीलंका में अपनी यो स्पाइंग शिप्स मैनेज कर रहा है, माल्दीव वगैरह में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, सो दीज विल रिमेन लाइक दिस। सेम थिंग इन मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया। मेरी अपनी लाइफ में मैंने देखा नहीं कि पीसफुल हो। अफगानिस्तान ट्रेडिशनली हमेशा ही लड़ाई में रहा। ब्रिटिश ने बड़ी कोशिश की इनको दबाए, नहीं कर सके। एंग्लो अफगानिस्तान वॉर हुई हैं 3, यू नो। हमारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, हमारी इंडियन आर्मी ने अपनी शहीदी प्राप्त की हुई है वहाँ पे, यू नो। बैटल ऑफ सारागरी आपने सुना होगा, यू नो, यूनिक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जियो स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये मैरीटाइम बन जाता है वेस्टर्न, क्योंकि नेटो, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक सारा आ जाता है, उस साइड में पैसिफिक भी आ जाता है। तो पर फिर भी वो लैंड है, उसमें लैंडस्केप ज़्यादा है यूरेशिया वाला, और इधर मैरीटाइम ज़्यादा है। ओके। देखो कई समय से हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर, तो मैं समझता हूँ कि हॉट वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। आई एम यूजिंग वर्ड हॉट वॉर, पर वर्ल्ड इज एट वॉर। वर्ल्ड इज एट वॉर। हॉट वॉर कैसे? हॉट वॉर है जैसे यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही है, गोलाबारी चल रही है, इन्फेंट्री की लड़ाई चल रही है, टैंकों की लड़ाई चल रही है, आर्टिलरी की लड़ाई चल रही है। ये हॉट वॉर होगी। बट वर्ल्ड इज एट वॉर मैं बोलता हूं। कैसे? इस वॉर ने सारे विश्व के ऊपर असर डाला है, कठिनाई का। रिसोर्सेस, सप्लाई चेन सिस्टम, ये सारा इफेक्ट हो गया। ट्रेड इफेक्ट हो गई है, इकोनॉमी इफेक्ट हो गई है, ऑयल के प्राइसेस, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स इफेक्ट हो गई। अपना भारत देश देख लो, रूस से हम लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर रहे हैं, वो भी इफेक्ट हुआ होगा क्योंकि वो अपने अभी प्रोडक्शन कर रहा है। उससे हमें, अगर हम बाकी देशों से जो हमने डाइवर्सिफाई किया और अपना आत्मनिर्भर में है, पर फिर भी उनसे हमें जो पुराने स्पेयर चाहिए उसकी ज़रूरत है। आगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी भी पाइपलाइन होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इफेक्ट हुई हैं। तो जैसे वर्ल्ड इज एट वॉर, फूड ग्रेन्स नहीं पहुँचे अफ्रीकन नेशंस में, एशियन नेशंस में, ये फूड ग्रेन्स नहीं पहुँचे हुए, कठिनाइयाँ आ गई ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। कोमाइन हुआ कोविड, उससे पहले कोविड था। तो इसलिए वर्ल्ड इज एट वॉर, और इसमें भी कई चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे को इंटर रिलेटेड है। अगर बोलते हैं चाइना के ऊपर इतने सैंक्शन दिए हैं, पर यूएसए को इतनी चीज़ें चाहिए चाइना से अभी, अगर वो बंद हो जाए तो यूएसए के भी कई चीज़ें बंद हो जाएंगी। यू नो, रेयर अर्थ्स जैसे होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो दैट्स व्हाई आई से वर्ल्ड इज एट वॉर। पर मेरी अपनी जो असेसमेंट है कि वर्ल्ड वॉर
हॉट वॉर नो, ये जो मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में हो रहा है, इसमें सबसे डेंजरस मुद्दा है इजराइल हमास की जो लड़ाई चल रही है। हमास ने जो किया, गलत किया, एक ट्रिगर कर दिया। अभी इजराइल ने जो किया है वो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, ओवर आर्चिंग, बहुत ज़्यादा एक्सेसेस हो गए हैं। मैं समझता हूँ नेतान्याहू अपनी पोजीशन रिटेन करना चाहता हो तो शेकी था, उसकी तो सरकार बननी नहीं थी जब इलेक्शन आ रही थी। उसने वो मुद्दा पकड़ के आगे अपने आप को देश को बिल्कुल लड़ाई के हालात में डाल के रखा हुआ है। हमास ने गलत किया, उसमें कोई शक नहीं है, पर जो इजराइल हमास की लड़ाई इस समय है वो तो रहेगी। उसने अभी राफा के ऊपर अपना पूरा फोकस किया हुआ है कि हमला करेगा, तो इजिप्ट के ऊपर असर आ जाएगा, क्रॉसिंग पॉइंट है ना वहीं। तो मिस्र समझता है कि हम ना कहीं फंस जाएं, क्यों इजराइल एक एग्रेसिव देश है। अभी ये जो ईरान और इजराइल का हुआ है, जब से ये हुई है तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, एक इस इलाके में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। वो शुरू होता है सीरिया से, इराक, ईरान और यमन, जहाँ पे हुती ऑपरेट, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। इसमें ईरान इसका लीडर है। तो उसने क्या हुआ है, हाइब्रिड वॉर की हुई है। हाइब्रिड वॉर, मिलिटेंट एक्शंस, रॉकेट अटैक्स, हिजबुल्लाह करता है ना सीरिया से, इजराइल को तंग किया हुआ है। इजराइल ने वहाँ पे जो एम्बेसी थी, वहाँ पे इरानियंस को 2 जनरल्स मारे गए। अभी जो ये एम्बेसी होती हैं वो लैंड गिना जाता है उस देश का जिसकी एम्बेसी है, उसका एरिया गिना जाता है। तो वो हमारे एरिया पे इन्होंने हमला कर दिया। उसने फिर मिसाइल वगैरह अटैक किए और उसने काउंटर किया। पर ये सारी ग्रेट गेम ऑफ ग्रेट पावर्स, ग्रेट गेम ऑफ ग्रेट पावर्स टू कीप द वर्ल्ड एट वॉर, टू कीप देम इन वायलेंस। खून खराबा रखो, हमारी लीडरशिप चलती रहेगी, हमारे हथियार बिकते रहेंगे, हमारी हुकूमत चलेगी जो हमारे पास रिसोर्स है। ईरान ने जो किया, जो टारगेट किए, कुछ उनके नेगेव में एयर बेस वगैरह को हानि आई है, टारगेट कुछ किए, पर उन्होंने असली में नहीं चाहते थे कि इसराइल के साथ उसके ऊपर नुकसान इतना हो। पर अपने देशवासियों को पता लगे कि हम एक अभी ताकतवर देश हैं, हम अटैक कर सकते हैं, हम अमेरिका से भी नहीं डरते, इसराइल से भी नहीं डरते। तो इसराइल ने काफ़ी प्रोएक्टिव एक्शन किए हुए हैं पहले, न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर पहले ही उन्होंने किया हुआ है, कई साल पहले। तो इसको अगर हम समझते हैं कि अभी जब इसराइल ने भी अटैक किया है, इस्फहान थी ना जगह वो, जहाँ पे उनका न्यूक्लियर साइट है, पर उसको नुकसान नहीं हुआ ना, तो उससे आपको क्या रीडिंग लेते हैं? हम जियो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ ग्रेट गेम ऑफ ग्रेट पावर्स। डोमेस्टिक पॉपुलेशन को कुछ दिखाना है, दूसरों को कुछ दिखाना है। क्या बोलते हैं वो, हाथी के दांत दिखाने की कुछ फर्क है। अभी समझ लगी ना कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि रीजनल वॉर के चांसेस भी कम लग रहे हैं। ईरान भी समझ रहा है, ईरान भी उस एक्सेस में दूसरे में किसके साथ है, नीचे से चले नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया एंड ईरान। ये एक ताकतवर देश है। बेशक अमेरिका और एलाइज के ज़्यादा हैं, पर अगर वॉर में मेरे ऊपर भी एट्रिशन हो गई तो हार तो मेरी भी है, बेशक मैं जीत जाऊं। तो ईरान भी मैं समझता हूँ ये कंट्रोल रखा है उसने, इसराइल भी कंट्रोल में, कि कहाँ पे लड़ेगा तो उसका होस्टाइल नेबरहुड है। और समझें ये जियो स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइन्स में आप जानते हैं कि एक वेस्टर्न क्वाड भी है। एक क्वाड तो हम समझते हैं ना जो हमारा है, ये यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वो क्वाड है, उसको ईस्टर्न क्वाड भी कहा जाता है। और ये वेस्टर्न क्वाड कौन सा है, I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। अब देखो यूएई इज अ इस्लामिक कंट्री बट विद यूएसए। जॉर्डन वहां पे बैठा है बीच में, वो सपोर्ट करता है अभी जो ये
बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, इन्होंने भी वापस फायर किया है ईरान के ऊपर, जॉर्डन इस्लामिक कंट्री। सऊदी अरेबिया चुप रहा है, कतर चुप रहा है। इजराइल और हमास की लड़ाई में ऊपर से उन्होंने पूरी सपोर्ट दिखाई है इस्लामिक वर्ल्ड को, पर एक्चुअली क्या किया, उनको अपना फिक्र है। ये हमास पैलेस्टीन तो नॉन राजधानी है, मतलब नॉन किंगडम्स हैं, ये राजों महाराजाओं के नहीं है मुल्क। सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन ये डरे हुए हैं कि हमारे ऊपर ना हो जाए। एक अरब स्प्रिंग नाम सुना आपने? अरब स्प्रिंग इजिप्ट में भी उन्होंने किया था, उधर भी आया था, ये लिबिया में जो सरकारें ओवरथ्रो हुई थी, मतलब ऐसी मूवमेंट ना कहीं हो जाए। तो वो पूरी तरह सपोर्ट नहीं की, वो हमास वाले मारे जा रहे हैं तो मारे जा रहे हैं। बेशक वो, इसलिए मैं बोलता हूँ इस्लामिक वर्ल्ड की, बेशक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, OIC है, वो पूरी यूनिटी नहीं रही कभी। अभी ईरान एक तरह का लीडर महसूस कर रहे थे हम, है तो शिया देश, शिया सुन्नी की आपस में कभी यूनिटी नहीं हुई, कॉपरेशन, रिलीजियस डिफरेंसेस करके ह्यूमैनिटी सफर करती है। तो इफ वी रीड दिस वी गेट दी आंसर्स क्लियर। अब आप USA का रोल देखें, जब इजराइल ने हमला किया तो उन्हें बोला थोड़ा कंटेन करो, बट कर रहे हैं, करने दो। बाद में वो ह्यूमैनिटेरियन एड उसने सोचा हमास से कई महीनों के बाद, अभी वो बोलता है सीज फायर करो। अगर तुमने सीज फायर करानी है तो व्हाई डोंट यू देन टेल इजराइल कि वी आर स्टॉपिंग सप्लाई ऑफ वेपन्स, इक्विपमेंट एंड अदर सपोर्ट टू यू फ्रॉम टुडे। So this is, I again keep repeating, it's the great game of great powers. मैं समझता हूँ अगर रीजनल वॉर होती है तो ये सारे मुल्क जो अजरबैजान, आर्मेनिया है, टर्की है, ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे रीजनल वॉर में। वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यमन, उसमें फिर क्या है, अब रेड सी बड़ा हॉट रहा था, ट्रेड लिंक्स, एवरीवन विल सफर, इंडिया विल सफर। एंड टुडे फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है? फॉरेन पॉलिसी हमारी स्ट्रेंथ है कि वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन कॉमर्स, इकोनॉमी। फॉरेन पॉलिसी टुडे इज डिक्टेटेड बाय दीज इंटरेस्ट्स कि वी कैन गेट ऑयल, वी टुक cheaper oil from Russia when America was saying don't take, you know. So you got to have your logistic chain is very important in today's world. So I read West Asia, Middle East with that thought process. मेरी perception ये है और मैं समझता हूँ कि भारत ने एक एक्टिव रोल जो प्ले करना चाहिए वो पीछे रहे हैं अभी तक। यूक्रेन रूस वॉर में भी अगर सीज फायर करनी थी तो भारत का रोल, यूक्रेन ने भी थोड़ा इशारा दिया कि कराओ कुछ, और इधर भी हम कर सकते हैं अगर हम एक्टिव रोल करें। पर कुछ पॉलिसी डिसीजंस ऐसी होती हैं कि चलने दो, वो सरकार जानती है बेस्ट। बट मैं अपना समझता हूँ कि अगर हम एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर बन रहे हैं, रीजनल पावर बन रहे हैं, तो हमारे को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि वेयर वी कैन बिकम द बैलेंसर। टुडे इंडिया इज द बैलेंसर। मैं ये भी बोलता हूँ कि 1947 तक, मैं 1990-91 तक ये जो अंग्रेज मुल्क थे, यूरोपियन देश, वेस्टर्न देश, ये बोलते थे इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। मैं बोलता हूँ कि टुडे इंडिया इज चार्मिंग द वर्ल्ड। G20 ने पूरा दिखा दिया है, द वर्ल्ड इज कमिंग टू इंडिया। So India is charming the world, and India, if they were a land of snake charmers, we can then show the snake-like activity also. When time comes, China should beware. Dragon is a mythological this thing. It does not exist, but elephant is there on ground. And when the elephant tramples, the earth shakes.
So I would give the message in this, India has a role, and India, the elephant, should move and let the earth shake, and China will get a message. For that, I think our policies should be more proactive.